नमस्कार फ्रेंड्स। इस चैनल पर आज से बिहार दरोगा जो 1799 वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए डेली 25 लगभग एमसीक्यू जो एस्थेटिक और करंट का मिक्स होगा उसको लेते हुए इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप याद रखिए और देखिए, ये जो एग्जाम है 2 फेज में होता है फ्रेंड्स। प्रत्येक 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 200 के टोटल परीक्षा होगा। समय आपको 2 घंटा मिलता है और निगेटिव मार्किंग भी होती है। 1 पे 5 निगेटिव मार्किंग होता है फ्रेंड्स। तो ऐसे सवाल में जब भी 1 पे 5 निगेटिव होते हैं फ्रेंड्स तो उसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट को बढ़ा दिया जाता है, आप याद रखिएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे डेली सवाल प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। और आपको ध्यान रखना है, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, मेरा जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स यह ऑथेंटिक है, PYQ के बेस्ट पे इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। और इसमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन के अलावा जो इन्फॉर्मेशन बताए जाएंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल कह रहा है कि जून 2025 में किस देश ने चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों का नमूना लाने के लिए चंग-ई 6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, अमेरिका, रूस, चीन और जापान। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, चाइना इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा, चाइना का मिशन है। देखिए, भारत का जो इसरो है, इसरो और जो जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसे जाक्सा कहते हैं फ्रेंड, JAX से, ये दोनों मिलके लूपेक्स मिशन को डिजाइन कर रहे हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लूपेक्स मिशन किस प्लेनेट के लिए या फिर किस एक्स्ट्रा जो बॉडी है उसके लिए है? तो ये चंद्रमा के लिए। और इसका लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम है पूरा लूपेक्स का। और भारत और जो जापान है इसमें कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आपको याद रखना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, तुर्की कर रहा है इसका अध्यक्षता। याद रखिएगा। देखिए, वर्ष 2024 के लिए ब्राजील ने किया था इसका अध्यक्षता, 23 में भारत किया था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसकी हुआ था ये सम्मेलन, याद रखना आपको फ्रेंड्स। और तुर्की इसकी अध्यक्षता करेगा। देखिए, G20 में टोटल फ्रेंड 21 अब संस्थाएं होगी जिसमें कि 19 देश हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और 2 इंस्टीट्यूशन हो चुका है। एक इंस्टीट्यूशन है यूरोपीय यूनियन जिसमें 27 देश हैं, और एक है अफ्रीकन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अफ्रीकन यूनियन को जिस समय भारत के पास अध्यक्षता थी उस समय इसको सदस्यता दिया गया, तो इसको याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टोटल इसमें 20 देश हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और इसको आप याद रखने के मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप इसको कंटिनेंट वाइज याद कीजिएगा, महाद्वीप वाइज, तो आसान करना ज़्यादा याद करना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से 2 देश आपको याद रखना है, या फिर मान लीजिए 3 देश अगर आप चाहे, इसको आप ढूंढिए और याद कीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर साउथ अमेरिका से कितने देश हैं, अफ्रीका से कितने हैं, तो ऐसे आसान याद करना आसान हो जाता है फ्रेंड्स। अगले सवाल पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका कह रहा है कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि बजट में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है? याद रखिए, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, 10%, 15%, 20% या फिर 25%। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 10% बिहार सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर ऊर्जा योजना 2025-26 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स? आपको याद रखना, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर, अपना जो राज्य है बिहार, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं इसको लॉन्च किए हैं, और इसका मेनली उद्देश्य है कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसको किया जाए, क्योंकि भारत का लक्ष्य क्या है, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है। और नेट जीरो 2070 तक बिहार का भी लक्ष्य है, इसलिए बिहार सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने खर्च को बढ़ा रही है। तो इसको याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ। भारत में वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का कौन सा कर लगाया गया? देखिए, हाल ही में GST रिफॉर्म आया है भारत में, जिसको GST 2.0 कहा जा रहा है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, इसको नवरात्र के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो GST टैक्स लगाया जाएगा घट के हो गया 5% फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत में GST कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत किस देश से इस मॉडल को अपनाया है फ्रेंड्स? तो हम लोग फ्रांस का मॉडल अपने यहाँ अपनाए हैं। किसका अपनाया फ्रेंड्स? तो फ्रांस का मॉडल हम लोग अपने देश में अपनाया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, उनके कार्यालय से संबंधित है? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 146। देखिए, याद रखिएगा, महान्यायवादी की चर्चा अटॉर्नी जनरल का किया गया आर्टिकल 76 में। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एपेक्स जो लीगल अथॉरिटी होती है महान्यायवादी, और इसके बारे में यह जान लीजिए कि इनको सारे सुविधाएं मिलती हैं जो एक सांसद को मिलता है।
ये सदन की कार्रवाई में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं, बस इनके पास केवल वोट देने का अधिकार नहीं होता फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल जो 148 है फ्रेंड्स, ये कैग से डील करता है। किसे डील करता है फ्रेंड्स? तो कैग से डील करता है, आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो आर्टिकल 165 है फ्रेंड्स, याद रखिए, यह जो राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं उनके लिए होता है। याद रखना है कि राज्यों के जो महाधिवक्ता होंगे उनके लिए संबंधित आर्टिकल 165 है। और 124 आर्टिकल ये भारत में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये 4 आर्टिकल भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए, याद रखिएगा। और महान्यायवादी के बारे में मैंने जो फैक्ट बताया वो भी याद रखिएगा। और ये जो महान्यायवादी यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को विधिक मामले पर सलाह देते हैं। हाल ही में जो 71वीं बीपीएससी का पीटी हुआ उसमें महान्यायवादी से यह सवाल आया हुआ था फ्रेंड्स, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, आपको बहुत फायदा करेगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में फ्रेंड, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जो दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था कब? 1875 में, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे कब फ्रेंड्स? तो 1897 में। और जो ये एक और ऑप्शन बच गया, ज्योतिबा फुले, उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया था, याद रखना है आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अलावा फ्रेंड्स, उसको या तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट करके याद भी करते रहिएगा। अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत में सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है सीधा सीधी ऑप्शन नंबर बी, 1829 में किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और इसको जो खत्म किया गया था, एक धारा थी सती प्रथा एक्ट का, धारा 17। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किस धारा के साथ समाप्त किया गया था, तो धारा 17 थी। सन आपको याद रखना है 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और राजा राम मोहन राय का इसमें काफ़ी योगदान था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में तो कौन सा एक प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे कम विचलित होगा फ्रेंड्स? ये ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर लाल प्रकाश। देखिए लाल प्रकाश की क्या होती है? तरंगदैर्घ्य जो होती है, वेवलेंथ होती है, सबसे अधिक होती है फ्रेंड, जिस कारण इसका जो स्कैटरिंग होता है, मतलब क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलेंगे, बहुत कम होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और वहीं जो बैगनी प्रकाश है ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। इस दोनों को आप कनेक्शन, क्योंकि बैगनी प्रकाश का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। और एक बात और जान लीजिए, तरंगदैर्घ्य और जो आवृत्ति होती है इन दोनों में रिवर्स का रिलेशन होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि दाब का SI इकाई क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन है पास्कल, जूल, वाट, न्यूटन। तो इसका आपको याद रखना है कि दाब का SI पास्कल क्या है? पास्कल होता है फ्रेंड्स। जूल आपको पता है ऊर्जा का होता है, वाट शक्ति का होता है, और न्यूटन जो है बल का, फोर्स का होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमेशा यूनिट वाले सवाल पूछे जाते हैं। और कोई पूछ ले कि मूलभूत कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो 7 होती हैं फ्रेंड्स, और बाकी जो है वो व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है, याद रखना है। अब सातों अगर आपको नाम है याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिविजन कीजिए फ्रेंड्स। अगले की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे मुस्लिम भारत की जो कांग्रेस थी उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखना है आपको। ये 1887 में अध्यक्ष बनाए गए फ्रेंड्स, और मद्रास अधिवेशन जो हुआ था वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहीं से 2-3 और सवाल ध्यान में रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस समय जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, बेगम चंद्र चटर्जी थे। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो होंगी एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा फ्रेंड्स तो आप यहाँ बताइए कौन सी होंगी कमेंट सेक्शन में। और द्वितीय जो पूछेगा फ्रेंड्स आपको याद रखना नेल्ली सेन गुप्ता है, याद रखना है। और दूसरी प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है सवाल कि पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया फ्रेंड्स? ये ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में पंचायती की चर्चा आपको याद रखना है। और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था उसी के द्वारा फ्रेंड्स संविधान में ये भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, याद रखिए। और भाग 9A में क्या है फ्रेंड्स? तो उसमें नगर पालिका को रखा गया। अब देखिए पंचायत से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है पंचायत की जो चर्चा है फ्रेंड्स वो आर्टिकल 243
ए से लेकर ओ तक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें बहुत ही बात इंपॉर्टेंट लिखी गई है, आप अगर उसमें कुछ याद रख सकते तो रखिएगा। आर्टिकल 243 डी में जो है पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है उसको रखा गया फ्रेंड्स, और आर्टिकल 243 आई में है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उसमें राज्य वित्त आयोग का चर्चा किया गया है, जो हाल ही में बीपीएससी भी पूछा था कि इसका गठन कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, याद रखिए। भाग 10 में फ्रेंड्स दल बदल की चर्चा किया गया, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। भाग 11 और भाग 12 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भाग 12 में वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा किया गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल क्या रहा है कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया, आगमन किस वर्ष हुआ था। तो सवाल सिंपल ऐसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 को, 3 फरवरी 1928 को बम्बई तट पे साइमन कमीशन भारत आया था। यह 7 मेंबर कमेटी थी एक, जिसका मेन लक्ष्य था कि 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके समीक्षा करके भारत से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसको एक रिपोर्ट देना था, याद रखना आपको। 1928 में इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स नवंबर 1927 में, लेकिन ये भारत आएगी 3 फरवरी 1928 को, और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो हाल ही में बीपीएससी में भी इस पर एक सवाल पूछा गया था कि किस कमीशन का विरोध उसमें एक भी भारतीय नहीं होने के लिए किया गया था, तो उसका भी राइट आंसर फ्रेंड्स साइमन कमीशन ही था, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, थर्मामीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, याद रखिएगा। बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है फ्रेंड, वायुमंडलीय दाब को, थर्मामीटर से टेम्परेचर को, और हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं फ्रेंड्स, याद रखिए। देखिए वहीं अगर पूछ दे कि हाइड्रो ड्रॉ हो जाए हाइड्रो, तो उसे डेंसिटी को मापा जाता है। तो ये जो जितने मेजर्स हैं इनको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए फ्रेंड। अगला सवाल ये कह रहा है फ्रेंड्स कि किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन या फिर उगते सूरज का देश कहा जाता है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, जापान को कहा जाता है फ्रेंड्स। जापान के 4-5 जो आइलैंड है, होकाइडो, होन्शू, सुकोको, उनको आप क्रम नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ निहित है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 या फिर 22। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 में चर्चा की। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये 21 है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट इसको लगातार विस्तारित अपने डिफरेंट जजमेंट से करती गई है। एक 2017 का जजमेंट है पुट्टास्वामी केस, जिसमें निजता के अधिकार को भी आर्टिकल 21 का ही भाग माना गया। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सब बातें। 19 में विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे देश के अंदर 19D के तहत आपको घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)C के तहत संगम है, आप संघ बना सकते हैं, उसकी चर्चा की गई। 22 जो है निवारक निरोध के रूप में आपको सुरक्षा प्रदान करता है, और जो 20 है दोहरी दंड से आपको रोकता है, और स्वयं के खिलाफ गवाही देने से भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है, फिर साइंस से सवाल है फ्रेंड्स कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज, जिसे हम लोग हिंदी में अंगनाशय भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो प्यूटरी ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे देखते हैं कि हॉर्नबिल त्यौहार को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है आपको, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में इस त्यौहार को मनाया जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। त्यौहार वाले सवाल हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़े धूमधाम से इसको नागालैंड में मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है के लिए एक नए संयुक्त पहल की घोषणा की, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मिलकर भारत सरकार ने एक साइन किया है डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूएई जो है फ्रेंड्स यह 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है एक राज्य। जैसे देखिए हमारे यहाँ राज्य होते हैं स्टेट, तो वहाँ यूएई में उन्हें एमिरेट्स कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो जैसे एक शारजा एमिरेट है, दुबई एक अलग एमिरेट है, अबू धाबी एक अलग एमिरेट, तो ये एमिरेट्स है वहाँ डिफरेंट 7 है टोटल 7 एमिरेट्स को मिला के क्या बना है, एक यूएई देश बना है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड। और एक और बात यहाँ से रखिए, जो आईमेक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी यूएई से गुजरेगा फ्रेंड्स। यूएई का एक जावेद अली पोर्ट है, वहाँ से गुजरेगा, तो उसको भी आप अगर पोर्ट याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने जनधन ग्राहक 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। एक बार और ध्यान से पढ़िए, किस बैंक ने हाल ही में जन धन ग्राहक 2025 तक दोगुने करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, ये ऑप्शन है बहुत सारे डिफरेंट बैंक का।
तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा लक्ष्य रखा है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष संजय मल्होत्रा जी हैं, इसके जो गवर्नर हैं, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू 1935 में हुआ था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साधारण भाषा में आज़ादी के पहले एस्टेब्लिश यह बैंक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया गया था? ये ऑप्शन है फ्रेंड डिफरेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 के बम्बई के ग्वालियर टंग मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। आपको याद रखना है, जिसमें डिफरेंट नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तरह ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर रख लिया था। जैसे राजेंद्र प्रसाद को बिहार में बांकीपुर जेल में रखा गया था, याद रखिएगा। देखिए 1940 में फ्रेंड्स भारत में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखना आपको, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ, देश में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जिसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और तृतीय सत्याग्रही बने थे इसमें ब्रह्मदत्त। देखिए पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रह्मदत्त का नाम यही आता है, तृतीय स्वतंत्रता तृतीय जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। तो याद रखिएगा कि तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त जी थे। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल ये कर रहा है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी? तो आपको ये याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए सवाल पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी कौन सी, तो गंगा। और भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी पूछ ले तो ब्रह्मपुत्रा, सिंधु में से कोई एक होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा मेरी बात को। भारत की सबसे लंबी, क्योंकि गंगा जो भारत में उत्पन्न होती है, भारत में ही जाके भारत के अंतिम छोर तक प्रवाहित होती है, इसलिए इनको भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है, याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ फ्रेंड्स, तो उसमें पूछ लिया गया था दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसका प्रवाह क्षेत्र है, तो गोदावरी उसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा जो आपको पता है कि सांगपो इसको कहा जाता है चीन में, और जब भारत में आसाम में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आसाम में आने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। अंत में अब गंगा से मिलके जो इसे पद्मा कहा जाता है और अंत में मेघना नाम से आगे बढ़ती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यमुना आपको पता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है, लगभग 1400 के आसपास इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, और यह प्रयागराज के आसपास मिल जाती है गंगा नदी से, याद रखना आपको। अगला सवाल कर रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, बाबर इसकी स्थापना करेगा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को हराएगा और मुगल वंश की स्थापना करेगा भारत में, याद रखिएगा। और बाबर का पुत्र हुआ था हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र होगा जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र होगा औरंगजेब। ये आप क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्रम अगर आप याद रख सकते हैं तो बाबर 1526 से 1530 तक शासन में रहेगा और इसके बाद ये मर जाएगा। उसके बाद हुमायूं आएगा फ्रेंड्स, और हुमायूं आपको पता है कि चौसा के युद्ध के बाद जो कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था, उससे शेर शाह का हारेगा और ये भाग जाएगा काबुल की तरफ। उसके बाद पुनः ये आएगा 1555-56 में, थोड़ा दिन शासन करेगा और फिर ये सीढ़ियों से गिर के मर जाएगा, याद रखना आपको। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं अकबर बैठेगा शासन में फ्रेंड्स, और 1605 तक अकबर शासन में रहेगा, आपको याद रखना है। अकबर के बाद जो शासक शासन में आएंगे फ्रेंड्स, अकबर के बाद जो शासक शासन में आएंगे उनका नाम होगा इसका बेटा सलीम, जो 1605 से 1627 तक रहेगा, आपको याद रखना है। और 1627 से लगभग 1658 तक शासन में रहेगा कौन फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो शाहजहां, उसके बाद लगभग 1658 से 1707 तक शासन में रहेगा कौन फ्रेंड्स, तो औरंगजेब। तो अगर आप चाहें तो क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट। जैसे शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जहांगीर के बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए कि उसे सलीम के नाम से पुकारा जाता था। तो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हो जाएंगी, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम ही था फ्रेंड्स, याद रखिए। भारत, अब अगला सवाल पूछ रहा है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। लगभग 1834 के आसपास यहाँ से तेल खनन का काम शुरू हुआ था। डिगबोई कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये असम में, ब्रह्मपुत्रा घाटी में पड़ता है, और नहरकटिया भी उधर ही असम में ही पड़ता है, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है भारत में। अंकलेश्वर कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के तट पे है, अरब सागर के आसपास। अब मुंबई हाई भी अरब सागर में है, लेकिन यह महाराष्ट्र में पड़ता है भारत में, यहाँ से भी तेल निकाले जाते हैं। हम लोग 25 सवाल ही करने वाले थे फ्रेंड्स, लेकिन एक स्लाइड में सवाल आ गया तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर बी 7.4 होता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। 7.35 से
सही 7.45 तक यह वेरी करते रहता है। तो अप्रॉक्स इसको हम लोग मान लेते हैं कि 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट है फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन का। आप जितना इसको रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा करेगा। और अगर इस वीडियो पर अच्छे रिस्पॉन्स रहे तो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा और इसमें और क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसको देखिए, अगर आपके दोस्त दरोगा के, देखिए यह दरोगा के साथ साथ फ्रेंड्स बिहार एसएससी और सीजीएल में भी आपको मदद करेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और बीपीएससी देते हैं तो वहाँ तो आपको मदद करेगा ही। तो इसलिए आप इसको ईमानदारी से फॉलो कीजिए। कोई भी अगर आपका डाउट है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपकी इच्छा होगी तो एक अलग से ग्रुप बनाकर टेलीग्राम पे पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।